नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम दिल्ली पुलिस परीक्षा में आए 2020 परीक्षा में आए गणित के प्रश्नों को देखेंगे। ये हमारी एक सीरीज चली आ रही है जिसमें हम दिल्ली पुलिस की पिछली परीक्षा में प्रत्येक पेपर में आए गणित के प्रश्नों का हम हल करते हैं। तो आज भी हम दिल्ली पुलिस परीक्षा 2020 में आए एक पेपर का गणित का हल देखेंगे। पहला सवाल है साथियों, देखिए साथियों, सवाल में आपको दिया गया है कि 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की, सवाल कह रहा है एक परिवार में 5 सदस्य थे जिनकी औसत आयु 2 वर्ष पूर्व वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व 18 वर्ष थी। औसत आयु यानी कि अगर सभी की आयु को जोड़ के 5 से भाग दे तो वो 18 वर्ष थी। परिवार में एक नया सदस्य है, वर्तमान में परिवार में एक नया सदस्य का एंट्री हुई, नए सदस्य का आगमन हुआ, तो औसत आयु अभी भी वही है जो 2 वर्ष पूर्व थी, जो 2 वर्ष पूर्व यानी 18 थी। तो नए सदस्य की आयु ज्ञात करें। देखिए, परिवार के सदस्य 5 सदस्यों की अगर बात करें तो 2 वर्ष पूर्व आयु उनकी 18 वर्ष थी औसत। अगर वर्तमान में हम लेके आए आयु को तो वर्तमान में 2 वर्ष का इजाफा होगा, यानी कि वर्तमान में जो औसत आयु है वो आपकी 20 हो जाएगी, क्योंकि हर एक को 2-2 मिलेगा। लेकिन एक सदस्य और आ गया, यानी कि 5 + 6, एक सदस्य, 5 + 1 यानी कि सदस्य हो गए 6। 6 सदस्य होने पर भी जो औसत आयु है वो आपकी 18 वर्ष ही है। 6 सदस्य होने पर भी औसत आयु आपकी 18 वर्ष ही है। यानी कि अगर 6 सदस्य होने पर औसत आयु मानकर चलो 20 वर्ष होती, 20 वर्ष होती, तो कुल आयु 120 होती, कुल आयु आपकी 120 वर्ष होती। लेकिन यहाँ पर आपकी आयु है 18 वर्ष। अगर आप देखें तो 6 व्यक्तियों की आयु आपकी 108 वर्ष बैठती है और यहाँ पे आपकी 120 वर्ष बैठती है। तो अगर बात करें इन दोनों के बीच में 12 वर्ष का अंतर है, यानी कि अगर 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष होती तो 120 कुल होती, लेकिन इसने कहा कि वो 18 वर्ष ही है, तो औसत आयु को अगर जोड़े 6 व्यक्तियों की तो आपका 108 होता है। यानी कि इन 5 सदस्यों की जो औसत आयु है, इन 5 सदस्यों की जो औसत आयु है वो 100 वर्ष है। औसत आयु 20 के हिसाब से कुल आयु 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष से छठे आदमी के लिए कितनी बढ़ी? 8 वर्ष बढ़ी। तो यानी कि छठा आदमी 8 वर्ष का आया होगा कि उनका एवरेज 18 बैठा होगा। तो यही आपका सवाल था, यही आपका इसका कंसेप्ट था। देखिए, सवाल कह रहा है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले औसत आयु 18 थी, तो अगर वर्तमान में लेकर आ जाए तो 2-2 वर्ष का इजाफा और होगा, तो यानी कि औसत आयु 20 वर्ष हो जाएगी 5 व्यक्तियों की। फिर उसने कहा कि वर्तमान में एक नया सदस्य और शामिल हो गया, और उस नए सदस्य के शामिल होने से जो एवरेज है वो घट गया, एवरेज घट के 18, यानी कि जो 2 वर्ष पहले था वही हो गया। यानी वर्तमान में एवरेज 20 था 5 का, लेकिन छठा सदस्य आने से वो 2 बार से 18 हो गया। अगर मान के चलो 6 सदस्यों का जो एवरेज है वो 20 होता, हमने मान लिया 18 नहीं वो 20 होता, तो कुल 120 होता, तो कुल आयु 120 होती। लेकिन अब कुल आयु आपकी 108। हमने देखा कि भाई 12 वर्ष का अंतर है, 12 वर्ष का इनके बीच में अंतर है। फिर हमने देखा इन 5 सदस्यों की औसत आयु तो वर्तमान में 20 वर्ष ही है। अगर 5 सदस्यों की कुल आयु देखें तो वो आपकी 100 वर्ष है, और 6 सदस्यों की कुल आयु देखें तो वो आपकी 108 वर्ष है। अगर 100 में से 108 घटा दिया जाए तो जो छठा सदस्य आया है उसकी आयु आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यही इस सवाल का कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया गया है साथियों
कि रेनू ने लागत मूल्य से 36.5 रुपये 36.5 रुपये ऊपर एक वस्तु का अंकित मूल्य किया, एक वस्तु का मूल्य अंकित किया। यानी कि जितने भी वस्तु की उसकी लागत आई होगी, जितने भी वस्तु पर रुपये की लागत आई होगी, उससे 36.5 यानी 36.5 रुपये ऊपर रखकर उसने वस्तु का मूल्य अंकित कर दिया। जब उसने अंकित मूल्य पर 36% की छूट दी, अंकित मूल्य पर 36% की छूट देने पर लागत मूल्य पर 20% की हानि। तो सवाल कहना क्या चाह रहा है, देखिए, अगर मानकर चलो अंकित मूल्य x था, अंकित मूल्य अगर x था, तो x पर 36% की छूट देने पर क्या बचा, 64% बचा। ठीक, फिर मानकर चलो लागत मूल्य y था, तो y पर 20% की छूट देने पर क्या बचा, आपका 80% बचा। तो यानी कि आप चीज थोड़ा सोच के देखिए कि अंकित मूल्य पर 36% छूट देने के बाद में उसने वस्तु बेची, तो लागत मूल्य पर 20% की हानि हुई। तो यानी कि इस चीज से पता चलता है कि अंकित मूल्य का 64% जो है वो लागत मूल्य के 80% के बराबर है। तो अगर मैं इन दोनों चीजों को बराबर रखूं, तो आपका x अपॉन वाई 64/8 80/64, तो आप भाग देंगे 16 पंजे 80, 16 चौका 64, यानी कि x जो है आपका अंकित मूल्य है और y आपका लागत मूल्य है। इनके बीच में 1 यूनिट का अंतर है, आप देखें 4 और 5, 1 यूनिट का अंतर। तो 1 यूनिट आपकी 36.5 रुपये के बराबर है, 36.5 के बराबर। तो हमको 4 यूनिट का नहीं लागत मूल्य पूछा है, तो 36.5 गुणा 4 आपका हो जाएगा 146। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ सवाल आपकी समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए। अंकित मूल्य लागत मूल्य के बराबर दिया गया है और लागत मूल्य पूछा गया है, तो इसी प्रकार ये सवाल आप कर सकते हैं। और यही इसका सवाल में करने का, ये आपका सवाल करने का बेस्ट सॉल्यूशन यही है आपका। परीक्षा में आप इस प्रकार कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखेंगे। देखिए साथियों, अगला सवाल आपको दिया गया है कि एक ठोस घनाभ जिसकी विमाएं 24.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर आपको दी गई है, उसको पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए, एक घनाभ दिया गया है। घनाभ होता है एक बक्सा, आप बक्सा मान सकते हो, जैसे कोई बक्सा टाइप चीज़ है जिसकी विमाएं 24.5 गुना 16.5 गुना 12 सेंटीमीटर दी गई है। इसका मतलब है आपको सीधा सीधा घनाभ का आयतन दिया गया है, यानी कि आपको ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई दी गई है। अगर किसी भी वस्तु को पिघलाकर कोई दूसरे आकार की वस्तु बनाई जाती है तो उसमें आयतन हमेशा समान रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो आयतन है ये गोले के आयतन के बराबर है, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यानी कि 24.5 गुना 16.5 गुणा 12 सेंटीमीटर आपको 4/3 पाई आर क्यूब दिया है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं 10.5, 12.5, 11 और 8, ये आपको विकल्प दिए गए हैं। तो अगर हम इसको हल करें तो 4 से कटेगा 3, 3 तिया 9, इसका मतलब होता है 22/7, पाई का मतलब 22/7। तो 24.5 गुना 22 से आप इसको काटोगे तो आपका 0.75, तो यानी कि आपका 24.5 गुना 0.75 गुना 3 बराबर 3 तिया 9, 1/7 आर क्यूब।
जब आप 7 की इधर गुना करोगे तो आर क्यूब की वैल्यू आपकी 1157.625 ये आपको मिलेगी। तो अब आपको देखना है कि आर क्यूब बराबर अगर इतना है तो आर की वैल्यू कितनी होगी। देखिए, अगर इकाई का अंक 5 है तो आर क्यूब का भी उत्तर वही होगा जो जिसमें आपका इकाई का अंक 5 हो। केवल यही दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें इकाई का अंक 5 है और किसी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन हम फिर यहाँ पर फंस गए दो ऑप्शन में। देखिए, 1157.625 अगर आपको इसका रूट क्यूब निकालना है तो आप सबसे पहले देखिए 625, इन तीन अक्षरों को देखिए और पता कीजिए कि अगर हम 625 में अगर क्यूब की बात करें तो इकाई का अंक 5 है, तो हम सबसे पहले 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 में ही 5 की कितनी भी गुणा करें, कितनी भी पावर करे, तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहता है। यानी कि 625 जिस भी नंबर की क्यूब है उसका इकाई का अंक आपका 5 रहा होगा। फिर आप देखिए 1157, देखिए क्यूब करते वक्त हम इकाई का अंक रखने के बाद में हमेशा 3 अंक दबाते हैं। हमने इकाई का अंक रखा और 3 अंक दबा लिए, 3 अंक हमने दबा लिए, बाद के 4 अंक बचे। फिर आप 4 अंकों में देखें कि इसके निकट निकट और छोटा, यानी कि इसके सबसे निकट और इससे छोटा जो कुछ बचा है उसके सबसे निकट और उससे सबसे छोटा क्यूब क्या होता है। आपको पता है 1000 होता है आपका 10 का क्यूब, तो आप यहाँ पे 10 रख दीजिए। तो आपको पता चला कि 1157 पॉइंट, अभी मत देखिए पॉइंट को भूल जाए, पॉइंट का बताएंगे कि 1157.625, तो 1157.625 में आपको पता चला कि भाई इसका जो वैल्यू है वो 105 आ गई। अब देखिए 105 आपका पहले ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर होगा। तो आप बताइए 0.625 जब हम किसी चीज़ की क्यूब करेंगे, सपोज करो मैं 10.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5 करूँ, तो 3 अंकों के बाद ही आपका दशमलव आएगा। तो यानी कि अगर क्यूब है तो पॉइंट के बाद 3 ही अंक होंगे, पॉइंट के बाद 3 अंक होंगे, और 3 अंक कब होंगे, जब दशमलव के बाद 1 अंक हो। यानी कि आपका दशमलव के बाद 1 अंक, तो ही आपका 0.625 होगा। तो यही आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ सवाल आपकी समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल साथियों दिया गया है कि लगातार 3 छूट 15%, 20% और 18% एक वस्तु पर दी गई, तब वस्तु 2230.4 रुपये की हो गई। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, सवाल का डाटा आसान लेने के लिए हमने 1000 मान लिया, भाई वस्तु का मूल्य था, माना 1000 वस्तु का मूल्य था। अब 1000 पर 15% की छूट दी, यानी वस्तु बची 85%। तो 85% का मतलब आपका 850। फिर आपको बताया कि भाई 20% की छूट दे दी गई, तो आपका बचा 80%। 80% बचने पर आपको पता चला कि वस्तु का मूल्य 680 बचा। तो 680 का फिर 18% की छूट दी गई, 82%। ये आपका 557.6, यानी कि आपकी फाइनल वैल्यू 557.6 बची। अब सवाल में आपको बताया गया कि भाई वास्तव में तो वस्तु का जो मूल्य है वो 2230.4 है, तो हम कह सकते हैं कि 557.6 की वैल्यू 2230.4 है। तो अगर आप इससे 100 भाग दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 1000 यूनिट की वैल्यू 4 गुणा 1000 यानी कि 4000 होगी। एक तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका आपका सवाल का है, भाई एक वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, फिर 85% रह गया, फिर आपका 80% रह गया, फिर आपका 82% रह गया, बटे 100, 100 और 100,
देखिए आप इसके अंक को जोड़ के पता चला 4, 5 और 4 9, 2, 5 और 3 8, 7 और 3 10 और 5 15, 6। आप इन सभी संख्या के अंकों को जोड़कर आपको पता चला कि इसका जोड़ आपका 4, इसका 2, इसका 8, इसका 6। जब जोड़ करते वक्त इसको हम डिजिटल सम कहते हैं। डिजिटल सम करते समय अगर 9 बनता है तो 9 को हम नहीं लेते, बाकी बचा वो लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका बचा 5 और 4 9, 9 को हमने हटा दिया, 2 ले लिया। 5 और 3 8, आपका बचा 7 और 5 12, 12 में 2 और 1 3, 3 3 6। तो अब इसमें देखेंगे, देखिए जब भी डिजिटल सम निकालते हैं तो अगर 100 का भाग है तो 100 के भाग को काउंट नहीं करते, 100 के भाग से डिजिटल सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखिए 8 और 5 13, यानी कि 4 गुना 8 गुना 8 और 10 1, ठीक। 8 और 5 12, 8 और 5 12, 12 मतलब 3, 8 तिया 24, देखिए 8 और 5 13, 3 और 1 4, 8 चौक 32, यानी कि आपकी वैल्यू आई 32। आपको इसकी जो वैल्यू है वो आपको 30.4 दी गई है, यानी कि 32 का मतलब फिर जोड़िए इसको, 32 का मतलब आपका 5, 3 2 5, 2 2 4 जमा 3 कितना होगा 7, 7 जमा 4 यानी कि 11, 11 का मतलब 2। यानी कि आपको बताया गया है कि इधर डिजिटल सम आपका 2 है और इधर डिजिटल सम आपका 5 है। तो यानी कि हमें इस 5 को इस 2 के बराबर करना है। तो आप देखिए किस चीज़ की गुणा करें। अगर मैं 5 की गुणा 4 में करूँ तो 5 चौक 20 और 20 का डिजिटल सम 2, 2 बराबर 2। 5 की गुणा 10 में करेंगे 1 होगा, 5 की गुणा 8 में करेंगे 4 होगा, 5 की गुणा 6 में करेंगे तो 3 होगा। अगला सवाल दिया गया है साथियों कि दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है, 9216। जब बड़े नंबर को छोटे से भाग दिया जाता है, बड़े नंबर को छोटे से भाग दिया जाता है तो 16 प्राप्त होता है, यानी कि आपको जो परिणाम मिलता है वो 16 मिलता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, भाई देखो मैंने माना बड़ी संख्या आपकी x है, छोटी संख्या y है। जब x को y से भाग दिया जाता है तो आपका 16 मिलता है, और x और y आपको 9216 यानी कि 9216 दिया गया है। चलिए अब आप ये बताइए, अगर x अपॉन y इतना है तो x की वैल्यू आपकी 16y होगी, x की वैल्यू 16y होगी। अब हम कह सकते हैं कि भाई x की वैल्यू 16y होने का मतलब है कि भाई x गुना x की जगह 16y, यानी कि 16y गुना y की वैल्यू 9216 होगी, यानी कि y स्क्वायर की वैल्यू 9216 अपॉन 16। देखो जो 9216 होता है आपका 96 का स्क्वायर होता है, और ये आपका 4 का काटेंगे तो y की वैल्यू आपकी 24। तो यानी कि y की वैल्यू अगर 24 है तो आपकी x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू आपकी 24 गुना 16 होगी। आपसे पूछा गया दोनों का अंतर। देखिए 24 गुना 16 में से हमको 24 घटाना है, क्योंकि छोटी संख्या है बड़ी संख्या है, तो आपने 24 कॉमन लिया तो आपका बचा 16 माइनस 1 यानी कि 24 गुना 15। यही आपका फाइनल आंसर होगा, मतलब 240 प्लस 24 पंजे आपका कितना होगा 110, यानी कि आपका हो जाएगा 350। 350 इसका आंसर है। 24 पंजे 120, सॉरी 120, 360। तो ये सवाल था, ये आपका सॉल्यूशन था। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है साथियों कि वह छोटा से छोटा नंबर, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 3432 में जोड़ने पर संख्या 10, 5, 4, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, 10, 4, 5, 2 का एलसीएम लेंगे जो कि होता है 20। अब देखेंगे 3432 के निकट 20 से भाग होने वाला कौन सा नंबर है। तो आपको जाहिर सा पता है, अगर इसमें मैं 8 जोड़ दूँ तो ये 3440 हो जाएगा, और यही नंबर 20 से भाग होने वाला है जो सबसे निकट इसके है। तो हम इसमें 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ने पर ये संख्या 20 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अगर ये संख्या 20 से डिवाइड होगी तो ये 10, 4, 5 और 2 चारों से बराबर होगी। तो ये बहुत छोटा सवाल था जो आपको परीक्षा में पूछा गया था। इस प्रकार के सवाल आपको परीक्षा में 3-4 सवाल मिल जाते हैं जो आपका समय बिल्कुल 10 या 5 सेकंड के सवाल होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है साथियों कि किसी वस्तु का लाभ लागत मूल्य से 120% ज़्यादा है। अगर लागत 25% बढ़ जाए और विक्रय मूल्य समान रहे, यानी कि जो विक्रय मूल्य पहले था, जिस मूल्य पर वस्तु पहले बेची गई थी उस मूल्य पर अभी भी बेची जा रही है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखें, माना वस्तु का जो मूल्य था, लागत मूल्य, वो 100 रुपये था और 120% का लाभ, यानी कि 120% का लाभ 120, तो वस्तु कितने में बेची गई होगी, 100 प्लस 120, 220। ठीक। अब उसने कहा लागत 25% बढ़ गई। लागत 25% बढ़ने का मतलब लागत 125 हो गई और वस्तु अभी भी 220 रुपये में ही बेची जा रही है। अगर लाभ की बात करें तो 220 माइनस 125, 5, यानी कि 95 रुपये का आपको लाभ है, 95 यूनिट का। अब 95 यूनिट का आपको लाभ हो रहा है, तो 95 यूनिट का आपको लाभ हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है आपको, 220 से लाभ हो रहा है। हाँ तो साथियों आपको 95 यूनिट का लाभ है। 95 यूनिट का लाभ किस पर है, 125 पर है, तो यानी कि 95 जो है 125 का कितना प्रतिशत होगा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 19 पंजे 95, 19 चौका 76, यानी कि ये आपका 76% आपका लाभ होगा। ये आपका सवाल था। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है साथियों कि एक गाय एक वर्गाकार मैदान, गाय है, वर्गाकार मैदान है, इसके किसी कोने पर बंधी हुई है। इस वर्गाकार मैदान की भुजा 25 मीटर है। गाय के जो रस्सी की लंबाई है, जिस रस्सी से वो खूंटे पर बंधी है, वो है आपकी 14 मीटर, यानी कि गाय जो है ये 14 मीटर की है और गाय ऐसे घास खा रही है, ऐसे। तो पूछ रहा है कि गाय वर्ग के कितने भाग का घास चर सकती है, क्षेत्रफल में आपको ज्ञात करना है। अब आप एक बात बताइए, कुछ इस प्रकार से है। गाय के रस्सी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है,
यानी कि अगर गाय चारों तरफ घूमे तो एक व्रत बनाएगी और उस व्रत की त्रिज्या वही होगी जो गाय की रस्सी की लंबाई यानी 14 मीटर। अब आप एक बात बताइए, अगर गाय इस वर्ताकार मैदान का घास खाए तो वो इधर यहाँ तक खा सकती है और इधर यहाँ तक। ये दोनों भुजाएं 90 डिग्री का कोण बना रही है इस वृत्त के अंदर, और वृत्त के अंदर जब दो भुजाएं 90 डिग्री का कोण बनाती है, और आप देखिए अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 होगी और ये भी 14, यानी कि ये इसकी त्रिज्या है। जब त्रिज्या दो त्रिज्या मिलकर किसी वृत्त के अंदर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उस 90 डिग्री के कोण के अंदर जो क्षेत्रफल होता है वो इस पूरे वृत्त का 1/4 होता है। यानी कि जो ये एरिया है इस वृत्त का 1/4 है। आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुणा 14 गुणा 14। आप इसको 4 से भाग दे दीजिए। 22/7 गुणा 14 गुणा 14/4, 14 का वर्ग 196, तो 22 गुणा 196/7 गुणा 4, 7 चौक 28, 4 से काटिए, 4 चौक 16, और आपका आएगा 4 नम 36, 7 सत्ती 49, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 4 4 और 1 5 और आपका 1। तो आपका 154 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल होगा जो गाय व्रत में से खा सकती है। तो ये इसका कंसेप्ट था, ये सवाल था। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो को पॉज करके देखें, सवाल समझ में आएगा। ये दिल्ली पुलिस परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो अगला सवाल देखेंगे साथियों। तो अगले सवाल दो साथियों आपको ये दिए गए हैं कि 5 दोस्तों की औसत सैलरी आपकी 62,000 रुपये है। उनमें से एक दोस्त की सैलरी बढ़ गई तो पांचों का औसत बढ़कर 64,250 हो गया। तो दोस्त की सैलरी कितनी बढ़ी? अगर हम बात करें 64,250, 64,250 में से अगर हम 62,000 घटाए तो ये आपका 2,250 रुपये होगा। यानी कि 2,250 रुपये की टोटल एवरेज में वृद्धि हुई 5 साथियों के हिसाब से। तो अगर मैं इसकी गुणा 5 में कर दूं, 1,000 प्लस 10,000, 10,000 प्लस 1,000 प्लस 250, यानी कि 11,250 रुपये की कुल बढ़ोतरी हुई। मात्र छोटा सा सवाल आपकी परीक्षा में आया हुआ था। अब अगला सवाल आपको दिया है, देखिए सवाल क्या रहा है। औसत सैलरी 5 दोस्तों की इतनी थी, एक दोस्त की बढ़ेगी तो औसत इतना हो गया। तो अगर आपको बढ़ी हुई सैलरी निकालनी है तो आप जो सैलरी बढ़कर आई है उसमें से पुरानी सैलरी घटाइए, जो कुछ आया है जितने दोस्त थे उनमें आपस में गुणा कर दीजिए, बढ़ी हुई सैलरी आपकी निकल के आ जाएगी। अब अगला सवाल आपको दिया है कि x प्लस वाई माइनस जेड अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w अनुपात 2x प्लस डब्लू माइनस 2x प्लस जेड माइनस डब्लू, ये आपको अनुपात दिया है। तो 5w माइनस 3x माइनस जेड माइनस 3x माइनस जेड अनुपात 3w क्या होगा? देखिए अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों का अंतर इस तीसरे के बराबर है। देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि हम कह सकते हैं x प्लस वाई माइनस जेड, अगर y माइनस जेड प्लस 2w में से हम x प्लस वाई माइनस जेड घटाए तो आपका 2x प्लस जेड माइनस डब्लू के बराबर होगा।
वाई माइनस जेड प्लस 2w माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2x प्लस जेड माइनस डब्लू होगा। अब आप देखेंगे y से आपका y गया, z से आपका z गया, तो 2w, w आपका इधर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3w बराबर 3x प्लस जेड, 3w बराबर 3x प्लस जेड। आप यहाँ पे 3w की वैल्यू रख दीजिए। जब आप 3w की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 5w माइनस 3w की नहीं, आप 3x की वैल्यू, क्योंकि आपको x की वैल्यू दी गई है, या 3w की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए। तो हमने रखा 3x की वैल्यू आपकी 3w माइनस जेड, तो हमने आपकी यहाँ पे वैल्यू रखी 5w माइनस 3x की वैल्यू 3w माइनस जेड, यानी माइनस 3w माइनस जेड और माइनस जेड और अनुपात में 3w, तो 5w माइनस 3w प्लस जेड माइनस जेड अनुपात 3w। आपका जेड से जेड गया, ये आपका 2w बचा, ये आपका 3w बचा, 2w से w 2:3, तो ये आपका रेशियो हो गया। देखिए सवाल में आपको x प्लस वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड प्लस 2w अनुपात 2x प्लस जेड माइनस w का अनुपात 2:3:1 दिया। आपको देखने से पता चल रहा है कि पहले दो का अंतर बाद के बराबर है, तो हमने पहले दो का अंतर बाद के बराबर रखा, तो हमारा रिजल्ट आया 3x की वैल्यू हमारी 3w माइनस जेड हो गई। तो हमने 3x की वैल्यू यहाँ पे 3w माइनस जेड रखी, जेड से जेड कटा और आपका 5w में से 3w गया, तो 2w बचा, 1w उधर पहले w से w कटा, तो 2:3। तो ये आपका सवाल था। तो अगर इस तरीके का सवाल आपको मिलता है परीक्षा में तो आप इसी तरीके से कीजिएगा। आज के जो पेपर का सवाल है, इतने सवाल आपके परीक्षा में आए हुए थे। कल फिर एक पेपर आपका लेके आएंगे जिसमें हम गणित के सवाल करेंगे, और दिल्ली पुलिस परीक्षा के जितने भी गणित के प्रश्न पिछले वर्षों में आए हैं उनका हम सभी का हल देखेंगे गणित का। और कोशिश करूँगा कि पुलिस से संबंधित, चाहे वो SSC GD हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे और भी हरियाणा पुलिस के पेपर हम देखेंगे। धीरे धीरे हम सभी पेपर लेके आएंगे आपके लिए। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर एक नए पेपर के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।